नमस्कार, मैं हूं विकास टेकरे और स्वागत करता हूं आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। इतिहास अक्सर हमें बोरिंग सब्जेक्ट लगता है। डेट्स, फैक्ट्स और ना जाने कितनी कहानियां हमें याद रखनी पड़ती हैं, जो हमें बहुत ही ज़्यादा माथापच्ची करवाती है और बहुत ज़्यादा हमारा दिमाग खसकता है। दोस्तों, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें लाया हूं जो एक तीर से दो निशाने वाली बात आपके लिए करेंगी। 20वीं शताब्दी का विश्व, ये पेपर है पहला 4th सेमेस्टर एमए इतिहास का। दोस्तों, इन ऑब्जेक्टिव्स के ज़रिए न केवल आप उन 7 ऑब्जेक्टिव या फिर 5 ऑब्जेक्टिव्स को हल कर पाएंगे जिनके ज़रिए आपके शुरुआती नंबर पक्के हो जाएंगे, बल्कि आप इन ऑब्जेक्टिव के आंसर को फैक्ट के रूप में बड़े उत्तर पर या फिर 2 नंबर या 5 नंबर वाले आंसर में लिखकर अपने आंसर को और ज़्यादा ऑथेंटिक और ज़्यादा प्रभावशाली बनाकर अच्छे नंबर ले पाएंगे। मान लीजिए अगर आपको 2 नंबर वाला कोई प्रश्न नहीं बन रहा है, एग्जाम्पल के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन से जुड़ा कोई प्रश्न है, और अगर आपने ये विकल्प अच्छे से पढ़े हुए हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन वाले, तो आप इन्हीं के उत्तरों के ज़रिए एक उत्तर तैयार कर सकते हैं जो काफ़ी प्रभावशाली होगा और आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं उस प्रश्न में जिस प्रश्न का उत्तर आपको थोड़ी देर पहले तक पता नहीं था। इसीलिए एक बात ध्यान रखिएगा, भले ही ये ऑब्जेक्टिव आपके पेपर में आए ना आए, लेकिन इनके उत्तर और इनके प्रश्नों को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इन फैक्ट के ज़रिए आप अपने उत्तर को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं और आपके वीडियो के अंत तक बने रहने की कामना करता हूँ। अतीत के 2 विश्व युद्ध सैनिक गठबंधनों के ही परिणाम थे। ये कथन किसका है? तो ये कथन है भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जनक नेताओं में से एक रहे हैं और उन्होंने कई ऐसे कोटेशन दिए हैं जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन से जुड़े हुए हैं। इसलिए अगर गुटनिरपेक्ष आंदोलन से जुड़े किसी भी प्रकार का कोटेशन आता है और विकल्प में पंडित जवाहरलाल नेहरू है, तो आप पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऑप्शन को भी लगा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर कोटेशन इनके ही हैं। दूसरा है, प्रथम गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो प्रथम गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन बेलग्रेड सम्मेलन 1961 सितंबर में हुआ था। 25 देशों के साथ शुरू हुआ यह गुटनिरपेक्ष आंदोलन आज 120 देशों में शामिल है। दोस्तों, दिल्ली सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का दिल्ली सम्मेलन 1983 में आयोजित हुआ था। और ये बात ध्यान रखिएगा कि शुरुआत में इंदिरा गांधी जी ने इसका नेतृत्व अध्यक्षता की थी, लेकिन जब 1984 में उनकी डेथ हो जाती है तो फिर उसके बाद उनके बेटे और भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी कुछ समय के लिए इसकी अध्यक्षता करते हैं। अब यहाँ पर पूंजीवादी संगठन रहे हैं, तो यहाँ पर अगर नाटो से जुड़ा कोई प्रश्न आता है या फिर यहाँ पर शीत युद्ध से जुड़ा कोई प्रश्न आता है बड़े नंबर पर भी, तो आप इन फैक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। पूंजीवादी संगठन कौन कौन से रहे हैं? तो नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सेंटो सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सीएटो ये है साउथ ईस्ट एशियन ऑर्गेनाइजेशन, ये आप कह सकते हैं। और इनके नाम भी आपको याद रखने होंगे, क्योंकि ये आप बड़े उत्तर में इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए, रूसी खेमे ने किस संगठन का निर्माण किया? तो वारसा संगठन, जो वारसा ट्रीटी के ज़रिए बना था। ये एक महत्वपूर्ण मार्क्सवादी या फिर साम्यवादी संगठन रहा। दोस्तों, अब देखिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेता। यहाँ पर इस तरह से ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि निम्न में से कौन गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेता नहीं रहे हैं या फिर कौन जनक नेताओं में से नहीं रहे हैं। तो आपको इन तीनों के नाम पता रहना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे, कर्नल नासिर मिस्र के राष्ट्रपति थे, मार्शल टीटो ये यूगोस्लोवाकिया के राष्ट्रपति थे। यूगोस्लोवाकिया रूस से अलग हुआ था और शुरुआत में ये साम्यवादी देश था, बाद में ये लोकतांत्रिक देश बन गया और फिर आगे चलकर इसने अपने समाजवाद को छोड़ दिया और फिर धीरे धीरे ये पूरी तरह से गुटनिरपेक्ष हो जाता है। तो आप इन लीडर्स के नाम याद रख सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में तो पूछे जाएंगे ही जाएंगे। आप बड़े उत्तर में भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद में हम अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं, तो वो आता है तीसरा विश्व यानी कि थर्ड वर्ल्ड शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो अल्फ्रेड सोबी, जो कि फ्रांसीसी लेखक रहे हैं, उन्होंने सर्वप्रथम इस शब्द का इस्तेमाल किया।
फिर विकास की 3 दुनिया के लेखक कौन हैं? तो इरविन होरोविच इस पुस्तक के लेखक हैं और इस पुस्तक से हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है 1950 के दशक में हुए आज़ाद हुए उन नव स्वतंत्र देशों की जिन्होंने तीसरे विश्व का निर्माण किया, यानी कि साम्यवाद और पूंजीवाद के साथ एक तीसरी विचारधारा गुटनिरपेक्षता को जन्म दिया। दोस्तों, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 18वां शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो 5-6 अप्रैल 2018 को हुआ था और यहाँ पर से महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि ये कहाँ हुआ था? तो ये अज़रबैजान की राजधानी बाकू में हुआ था और भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इसमें भाग लिया था और फिर आगे चलकर भारत के जो उपराष्ट्रपति उस समय के थे श्री वेंकैया नायडू जी, वो भी इसमें शामिल होने गए थे। दोस्तों, तीसरी दुनिया की विशेषताएँ क्या है? तो यहाँ पर पहले ही मैं तीसरी दुनिया की विशेषताओं पर एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के रूप में इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकेगा और चौथे नंबर पर रहेगा उपयुक्त सभी। तो ये तीनों और भी बहुत सारी तीसरी दुनिया की विशेषताएं हैं। वर्तमान में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 120 है। 14वें गुटनिरपेक्ष आंदोलन के शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, जो कि भारत के उस समय के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने इस 14वें गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन का प्रतिनिधित्व किया था भारत की ओर से। इसके बाद में हम देखते हैं शांति के लिए विश्व संघ नामक प्रसिद्ध भाषण किसने दिया? तो वुडरो विल्सन, जो कि 1917 के समय पर जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे, उन्होंने इस प्रसिद्ध भाषण को अमेरिकी सीनेट में दिया था और इन्हीं के प्रयासों के चलते 1920 में राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी और राष्ट्र संघ में ही कुछ महत्वपूर्ण सुधार के साथ इसे बदलकर 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ कर दिया था। और संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है वो है यूएनएससी, यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद, और इसके 5 स्थायी सदस्य हैं जो कि यूएन के संस्थापक सदस्य भी हैं। उनमें से एक है अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन। यहाँ पर भारत की ये मांग की जा रही है पिछले बहुत सालों से कि भारत को भी स्थायी सदस्य बनाया जाए, क्योंकि कई मामलों में भारत इन देशों से काफ़ी आगे हो चुका है, इसलिए भारत भी वीटो पावर की मांग कर रहा है। लेकिन यहाँ पर इस बात को ध्यान में रखिएगा कि सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य देश हैं? तो सुरक्षा परिषद के 5 सदस्य देश हैं जो कि परमानेंट मेंबर हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं जो कि 2 सालों के लिए चुने जाते हैं। इसके बाद में देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म कब हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप इस संगठन का जन्म होता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो हैग, हॉलैंड में है। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1991 में। विघटन से तात्पर्य है कि सोवियत संघ जो कि यूएसएसआर था वो तकरीबन 14 देशों में विभाजित हो गया और फिर एक देश बचा रूस और उसके बहुत सारे टुकड़े हो गए। वार्सा पैक्ट समाप्त करने का निर्णय कब हुआ? तो 1 जुलाई 1991 को हुआ। सोवियत संघ के विघटन के समय वहाँ के राष्ट्रपति कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव। इनका नाम याद रखिएगा क्योंकि भले ये ऑब्जेक्टिव में ना पूछे, लेकिन अगर शीत युद्ध पूछ लिया और अगर आपको ज़्यादा फैक्ट याद नहीं है, लेकिन विघटन के समय जो रूस के राष्ट्रपति थे उनका नाम अगर आपको याद है तो आप अपना उत्तर को बेहतर कर पाएंगे। दोस्तों, द न्यू क्लास नामक कृति किसकी है? तो मिलोवान जिलास की ये रचना है। कौन सी? द न्यू क्लास। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, शीत युद्ध रूस तथा अमेरिका के बीच तनाव का परिणाम था। शीत युद्ध क्या था? तो यह रूस तथा अमेरिका के बीच तनाव का परिणाम था। अब ये शीत युद्ध शुरू कैसे हुआ थोड़ा सा समझते हैं। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो इसके परिणाम स्वरूप अमेरिका ने जब जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया तो विश्व में तहलका मच गया कि इतना शक्तिशाली वेपन किसी के पास हो सकता है क्या? जो अमेरिका था वो अचानक विश्व पटल पर छा गया। और द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप जब अलग अलग राष्ट्रों के बीच में विभाजन हुआ, उन्हें उपनिवेश मिले या फिर उन्हें श्रेय मिला, तो इसमें रूस को बहुत पीछे कर दिया गया। साथ ही यूरोप के देशों ने उसके खिलाफ षड्यंत्र रचना
काफ़ी ज़्यादा शुरू कर दिया। इसके पीछे एक इनडायरेक्टली वजह ये थी कि जो रूस था उसका क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा बड़ा था। अमेरिका इस समय पर महाशक्ति बनने के सपने देख रहा था और वो नहीं चाहता था कि रूस अखंड रहे या फिर रूस बहुत तेज़ी से उससे आगे बढ़ जाए और वो कभी रूस को क्रॉस न कर पाए। दूसरी वजह ये भी थी कि रूस की विचारधारा साम्यवादी थी और यूरोप के ज़्यादातर देशों की विचारधारा पूंजीवादी थी और अमेरिका की भी। इसलिए जो यूरोप और अमेरिका के देश थे वो रूस के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे और अमेरिका और यूरोप के इन्हीं षड्यंत्रों के चलते यहाँ पर शीत युद्ध की शुरुआत हो जाती है। दोस्तों इसके बाद में 24वां प्रश्न आता है कि शीत युद्ध का सबसे प्रमुख कारण था पश्चिमी देशों द्वारा रूस के प्रति षड्यंत्र। यहाँ पर ट्रूमैन का सिद्धांत क्या था? तो ट्रूमैन जो थे वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। उन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसका उद्देश्य था आर्थिक सहायता के माध्यम से साम्यवाद के प्रसार को सीमित रखने की अमेरिका की नीति, यानी कि कुल मिलाकर साम्यवाद के प्रसार को रोकना इनका उद्देश्य था। नाटो की स्थापना कब हुई? 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुई और नाटो की स्थापना अमेरिका ने की थी और नाटो का उद्देश्य आज भी यही है कि अगर नाटो के किसी एक सदस्य पर आक्रमण होता है तो पूरे सदस्य उसकी सहायता करने के लिए तुरंत पहुंच जाएंगे। और नाटो आज भी एक बड़े संगठन के रूप में है। कुछ दिन पहले ही स्वीडन इससे जुड़ा था और यूक्रेन का भी इससे जुड़ने की बात चल रही थी। दोस्तों कोरिया युद्ध ने ही रूसी और चीनी नीतियों को एक धक्के में एकता प्रदान की। यह कथन किसका है? तो चेस्टर बाउंस का यह कथन है। जिनेवा वार्ता कब हुई? 1985 में हुई। बर्लिन की दीवार कब ध्वस्त की गई? 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार ध्वस्त की गई और 1 जुलाई 1990 को जो जर्मनी होता है उसका पुनः एकीकरण हुआ, यानी कि पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी दोनों एक हो गए। इसके बाद में ईरान इराक युद्ध की समाप्ति कब हुई? तो 1990 में 1988 में ईरान इराक युद्ध की समाप्ति यूनाइटेड नेशन के सहयोग से हुई। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये ऑब्जेक्टिव्स और ये सभी आपको बहुत ज़्यादा आपके लिए काम के होंगे और वीडियो अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, सूर्य अस्त होता है तो सूर्य उदय भी होता है। हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में आज निराशा हो, लेकिन उम्मीदें जागेंगी। उम्मीदों को मत छोड़िए और अपनी ज़िंदगी से बंधे रहिए। खुशियों की तलाश कीजिए, ना कि अपने दुखों को देखने की कोशिश, क्योंकि जब हम दुखों को देखते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं, लेकिन जब हम अपने जीवन में एक छोटी सी खुशी को भी तलाशते हैं तो हम खुश हो जाते हैं। भूल जाइए कि कल क्या होगा, बस इस बात में जिए कि आज आप खुश हैं और आज सब बेहतर है। फिर मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।